हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल साइकिल एंड डिविजन्स के बारे में। देखिए, ये क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में ना बेसिकली बोल सकते हैं बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लगता है ये चैप्टर, मगर ये काफ़ी इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में मतलब सेल साइकिल एंड डिविजन्स, इस चैप्टर में ना सिर्फ तीन ही टॉपिक है, सिर्फ 3 टॉपिक है और इसमें हम लोग कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं। सिर्फ 3 टॉपिक है, काफी इजी चैप्टर है। 3 टॉपिक क्या क्या है? सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस। क्लियर? माइटोसिस, मियोसिस। देखिए ये जो तीन टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू हम नीट अगर देखें, हाँ, तो ये 3 टॉपिक ही इस चैप्टर में है और ये 3 टॉपिक से 2 क्वेश्चन आता है फॉर श्योर। 2 क्वेश्चंस आता ही है। इसका वेटेज नियरली 8 मार्क्स है। 8 मार्क्स अकॉर्डिंग टू नीट काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये 8 मार्क्स गेन करने के लिए हमें ये 3 टॉपिक क्लियर होना काफी जरूरी है और ये 3 टॉपिक कुछ भी नहीं है। सच मानो, विश्वास करो मेरा, इन 3 टॉपिक्स में कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो आज हम ये ऑनलाइन लेक्चर में कंप्लीट करेंगे सेल साइकिल एंड डिविजन्स के बारे में। ठीक है? क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सेल साइकिल एंड डिवीजन के बारे में। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो सेल साइकिल है या डिवीजन है उसका जरूरत क्यों है। देखो, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना डिवीजन हो रहा है सेल्स का, कितना सेल्स इनलार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, कितना उनका डिविजन्स हो रहा है। इस चीज पे क्या डिपेंड करता है? इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रोथ कितना होगा, मतलब इनलार्जमेंट ऑफ सेल, डिवाइडिंग ऑफ सेल। हाँ, इस चीज पे डिपेंड करता है कि उनका रिप्रोडक्शन, उनका ग्रोथ ये कितना होगा। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो देखो, कोई भी चीज समझने के लिए ना पॉइंट वाइज उसको लिखना, समझना जरूरी है। तो आप लोग मेरे साथ क्या करेंगे, अभी एक नोटबुक ओपन करेंगे। नोटबुक के साथ मैं जो जो बोलूंगा उसको पॉइंट वाइज समझ के लिखते जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो सेल साइकिल का जो मैं पहला पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि ग्रोथ, हमारा पहला पॉइंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन of organisms depends upon division and enlargement of cells, upon division and enlargement ऑफ सेल्स। ये पहला पॉइंट है। क्लियर है? जो मैंने अभी आपको समझाया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके सेल्स के डिवीजन या इनलार्जमेंट पे। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सेल का जो रिप्रोडक्शन है, जो सेल का रिप्रोडक्शन है वो क्या है एक्चुअल में सेल का जो रिप्रोडक्शन है वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, उसमें सेल जो है, सेल का जो रिप्रोडक्शन है, ये एक सेल है, इसको रिप्रोड्यूस करना है। हाँ, तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है? उसका डिवीजन होता है, और क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। मतलब ये 1 से 2 होंगे, ये डिवीजन हो रहा है और डिवीजन के साथ साथ क्या हो रहा है? इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ये फिर 2 को दे रहा है, डिवाइड करके बना रहा है, ये फिर 2 को
फिर ये 2 को, ऐसे करके सोचो आप कितना मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना। यहां पर देखो ये 1 था, 1 से 2 बना, हाँ ये 2 से, और इधर 2 बना है और इधर 2, मतलब टोटल 4, फिर और बनते जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेल रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन होता है। किस चीज का होता है, सेल का होता है। क्लियर है मेरी बात? देखो तो अब दूसरा पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे क्या, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे सेल रिप्रोडक्शन is a process in which division and क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, और क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल ऑकर्स। क्लियर है मेरी बात? यही मैंने आपको अभी समझाया। तो 2 पॉइंट क्लियर करिए। देखिए पहला पॉइंट क्या था, सेल ग्रोथ या रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का किस पे डिपेंड करता है, उसके डिवीजन या इनलार्जमेंट ऑफ सेल। क्लियर? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिपेंड करता है उसके सेल के डिविजन्स और इनलार्जमेंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट, सेल रिप्रोडक्शन क्या है, वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डिवीजन होता है और मल्टीप्लीकेशन होता है। किस चीज का डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सेल्स का, उसको हम बोलते हैं सेल रिप्रोडक्शन। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। देखिए इस चैप्टर को, ये चैप्टर आप बहुत लोग स्किप कर जाते हैं, लेकिन स्किप मत करिएगा, इसको समझिए, ठीक है। जैसे सेल साइकिल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, फिर आपका M है, फिर GO भी है। हाँ, तो एक चीज समझने का बात है, जो चीज हमें समझना है कि इन सारे फेजेस से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं नीट में, या फिर आप देखिए एम्स के क्वेश्चंस में आ चुके हैं, जिपमर में आ चुके हैं। अभी फिलहाल वो सब नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी। हाँ, जैसे आप G2 के बारे में अगर देखें तो G2 फेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2017 में, 2017 में आया था, 2015 में आया था। क्लियर है? तो ये 2 ईयर में G2 से आया हुआ है, ठीक है। G0 से आया हुआ है, G0 मतलब क्वेश्चन फेज होता है। क्वेश्चन फेज में 2019 का पेपर क्वेश्चन फेज के ऊपर था। क्लियर? ये G1 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब क्लियर करिए आप, ठीक है। इसको हल्के में मत लीजिए, ये चैप्टर इजी है, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन के कारण ना हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं इस चैप्टर को। तो स्किप नहीं करना है हमें, क्लियर है? इसको हमें कंप्लीट करना है ये चैप्टर। 2 पॉइंट मैंने आपको समझाया, समझ में आया है? चलिए बिल्कुल सही सही सही। चलिए आगे अब हम लोग क्लियर करते हैं। हाँ, सेल साइकिल। अब हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल के ऊपर कि सेल साइकिल क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में। देखिए सेल साइकिल है क्या, ठीक है, वो समझना जरूरी है। सेल साइकिल ना, सेल साइकिल के नाम से ही समझ में आ रहा है ना, सेल साइकिल एक साइकिल में जाता है, मतलब कुछ इवेंट्स होते हैं ऐसे जिसको एक सेल फॉलो करता है। हाँ, इन इवेंट्स को फॉलो करने से क्या होता है, एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इजी कंसेप्ट, क्लियर करो बात को। कुछ इवेंट्स हैं जिनको सेल फॉलो करता है, फॉलो करके क्या होता है, वो एक मैच्योर्ड सेल अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। क्लियर? अब देखिए इवेंट्स क्या क्या है, ठीक है, सेल साइकिल की क्या क्या इवेंट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। सेल साइकिल में एक होता है एम फेज, ठीक, एम G1 S G2 G1 S G2
और एक फेज होता है जिसको जी नॉट मतलब क्वाइसेंट फेज भी बोलते हैं, जी नॉट। हम बात करेंगे इन सब के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या बोला, अभी हमने बोला सेल साइकिल क्या है, हाँ। तो उस सेल साइकिल मैंने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है। देखो माइटोसिस, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये इवेंट्स हैं। सेल जब इन सारे इवेंट्स को कंप्लीट करता है ना, तो क्या होता है, वो डिवाइड कर जाता है। मान लो एक सेल है, मैच्योर सेल, वो इन इवेंट्स को कंप्लीट कर रहा है। कंप्लीट करने के बाद वो M फेज के बाद क्या होता है, वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं, हाँ। सेल साइकिल अगर बाय डेफिनेशन मतलब एक पॉइंट, जैसे मैंने बोला था, हम लोग नोटबुक निकाल के पॉइंट्स लाइन वाइज लिखेंगे। तो ये पॉइंट देखो कैसे हम लोग लिखेंगे, इसको आप लोग देखो। सेल साइकिल इज एन इवेंट, सेल साइकिल इज एन इवेंट, या हम लोग बोल सकते हैं सेल साइकिल इज एन ऑर्डर ऑफ इवेंट, क्यों ऑर्डर ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। सेल साइकिल इज एन ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, order of events because of which a cell cycle is an order of events because of which a cell, क्या होता है सेल में चेंजेस, क्या होता है, a cell divides into 2 daughter cells। मैंने जैसे बोला एक मैच्योर सेल क्या होता है, 2 डॉटर सेल में बदल रहा है। तो which a cell divides into 2 daughter cells। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? सही है। हाँ चलिए, तो आज के ऑनलाइन लेक्चर में जुड़े हुए हैं टोटल अभी 25 लोग। चलिए ठीक है, सही है। तो ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, हर किसी को? चलिए तो अब आगे देखिए, सेल साइकिल इस पॉइंट में क्या बोला गया कि ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है, जिसमें क्या होता है, एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में चेंज हो जाता है। क्लियर? अब देखिए सेल साइकिल जो है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए तो समझ में आ रहा है, ग्रो और डिवाइड करने के लिए काम आता है, लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के क्या काम आता है? अब ध्यान से सोचो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का वो एक रिप्रोडक्शन करने का जरिया है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, यंग वंस को बॉर्न करना, जन्म देना यंग वंस को, हाँ। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये क्या है, ग्रोथ करने का जरिया है। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए ये क्या है, रिप्रोडक्शन का जरिया है ना। देखिए एक था 2 बना, यंग वन फॉर्म हुए, एक मैच्योर अमीबा है, समझ लीजिए ये एक मैच्योर अमीबा है, इससे 2 डॉटर अमीबा हुई, तो इसको हम क्या, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ ना। तो वैसे ही देखिए ये मल्टी सेल्यूलर के लिए पॉइंट देखिए, द सेल साइकिल अलाउज मल्टी सेल्यूलर, वो अलाउ करता है किसको, मल्टी सेल्यूलर को, allows मल्टीसेल्यूलर क्या, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो एंड डिवाइड। उनको क्या मदद करता है, ग्रो करने में और डिवाइड करने में। क्लियर है? लेकिन टू ग्रो एंड डिवाइड, बट एंड, जैसे हमने मल्टी का बात किया वैसे ही हम सिंगल का बात करेंगे। एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म उनको क्या मदद करता है, टू रिप्रोड्यूस। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस।
क्लियर है मेरी बात? जो मैंने आपको समझाया, मतलब सेल साइकिल में क्या हो रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलाउ, मतलब ये जब वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल साइकिल कर रहे हैं तो उनको क्या हो रहा है, ग्रो कर रहे हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं उनके सेल्स। हाँ, लेकिन यहाँ जब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उनके लिए ये ग्रोथ का जरिया नहीं है, ये सेल साइकिल जो है वो उनके लिए ग्रोथ का जरिया नहीं, उनके लिए रिप्रोडक्शन का जरिया है। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, सीधा आप चलते हैं सेल साइकिल के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, किसके, सेल साइकिल के बारे में। इस हेडिंग को मिटा देते हैं, थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलेगा हमें, ठीक है। सेल साइकिल के बारे में अब हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, सेल साइकिल में ना दो फेज है, दो बेसिक फेज है। बेसिक फेज बोले तो देखिए, ये हमारा सेल साइकिल, जल्दी जल्दी ड्रॉ करता हूं। ये एम फेज, हाँ, ये जी, ये एस, ये G2, ठीक। सेल साइकिल में सिर्फ दो फेज होता है, एक एम फेज और एक इंटर फेज। क्लियर? देखिए, एम फेज, एम फेज मतलब क्या है, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ना साइकिल का, सिर्फ इतना, ये एम फेज है। एम फेज मतलब माइटोसिस, माइटोसिस। इसमें क्या होता है, इस फेज में ना डिवीजन होता है, डिवीजन होता है किसका, सेल का। एम फेज माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस में क्या होता है, डिवीजन होता है। इसको पॉइंट वाइज आप लोग लिखते जाइए पेज में। क्लियर? अब देखिए, और एक फेज है, वो है इंटरफेज। इंटरफेज क्या है, ये जो पूरा है, मतलब G1 S G2, ये जो टाइम पीरियड, ये तीन जो है, ये तीन इवेंट्स एक साथ इंटरफेज बोलते हैं इसको। इंटरफेज क्या है, बीच का समय है, मतलब दो डिवाइडिंग जो दो माइटोसिस के बीच का जो फेज है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेज बोलेंगे। क्लियर है? देखिए, इंटरफेज नाम से भी आप समझ सकते हैं, नाम से भी आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है यहां, इंटर मतलब बिटवीन, इन बिटवीन। तो ये किसके बिटवीन में है, दो डिविजन्स के बीच में है, इन बिटवीन डिविजन्स, इन बिटवीन डिविजन्स। क्लियर है? हाँ, इंटरफेस किसके बीच में होता है, दो डिविजन्स के बीच का जो समय है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। क्लियर? तो एम फेज में क्या हो रहा था, एम फेज में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इंटरफेज में क्या हो रहा है, वो लोग, ये पूरे इंटरफेज में ना वो लोग प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। एक सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो पहले ग्रोथ होता है, फिर उसके अंदर सिंथेसिस होता है, फिर उसके अंदर बाकी सारे चीजें आते हैं कि हाँ मैं जो हूं, मतलब एक सेल जो है वो ग्रोथ के लिए परफेक्ट है कि नहीं, डिवाइड होने के लिए परफेक्ट है कि नहीं। जीवन में ग्रोथ हुआ, सिंथेसिस हुआ, उसके बाद वो डिवीजन के लिए जाता है। क्लियर है? हाँ। और इसके बाद एक स्टेज और होता है, वो होता है G0, जिसको क्वाइसेंट फेज भी बोलते हैं। क्वाइसेंट फेज में क्या होता है, वो डिवाइड होने के बाद ही वो लोग जीवन में ना जाके G0 स्टेज में चले जाते हैं, मतलब क्वाइसेंट फेज। उसमें वो फेज क्या होता है, रेस्ट फेज होता है, मतलब वो अब ग्रो करके वैसे ही रह जाएंगे, वो अब आगे डिवाइड नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे सेल्स हमारे ही बॉडी में होते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, G0 देखिए आप, हाँ आपका जो क्वेश्चन है वो है G0 फेज का मैंने क्या नाम बताया। G0 फेज का नाम है क्वाइसेंट फेज, ठीक है। उसमें क्या होता है, G0 फेज भी बोलते हैं बहुत लोग। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी सेल जो है वो रुक जाता है, मतलब वो अपने आगे के सेल साइकिल को कैरी नहीं करता, मतलब वो अपने आप को अब आगे डिवाइड नहीं करेगा। मैं आगे कुछ देर बाद ही इसके बारे में और अच्छे से बात करूंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ सेल ड्यूरेशंस की।
मतलब सेल साइकिल की ड्यूरेशन की, कितने देर में सेल साइकिल कंप्लीट होता है, एक सेल साइकिल कितने देर में कंप्लीट होता है, ठीक है। मतलब अभी हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट ही कर रहे हैं, क्लियर है, इस चैप्टर का हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट ही कर रहे हैं। तो देखिए हर सेल जो है, टाइम जो होता है ना एक सेल साइकिल कंप्लीट करने का, सेल टू सेल वेरी करता है। अगर कोई सेल 8 मिनट ले रहा है तो कोई सेल 16 मिनट लेगा, कोई सेल 90 मिनट्स ले रहा है तो कोई पूरा का पूरा 1 डे ले सकता है, ठीक है। क्लियर करिए इस बात को। तो मैंने क्या बोला, हर सेल टू सेल टाइम वेरी करता है, मतलब टाइम takes to complete cell cycle, time takes to complete cell cycle varies from cell to cell। क्लियर है, यही पॉइंट मैंने बोला था। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे फ्रूट फ्लाई एम्ब्रियो, फ्रूट फ्लाई के एम्ब्रियो को, वो कितने देर में डिवाइड होता है, 8 मिनट्स। क्लियर है। फिर ई कोलाई बहुत किसमें आया था, ये AIPMT का क्वेश्चन है। ई कोलाई 16 मिनट्स, क्लियर, 16 मिनट्स। उसके बाद ईस्ट बेसिकली 90 मिनट्स, ईस्ट 90 मिनट्स। उसके बाद और क्या है, ईस्ट हुआ। फिर ममेलियन सेल ले लीजिए, हाँ, ममेलियन सेल कितना टाइम लगता है ममेलियन सेल को, ये पॉइंट्स मुझे उम्मीद है आप लोग लिख रहे होंगे, ठीक है। ममेलियन सेल को कितना लगता है, 24 आवर्स, ठीक है। और ममेलियन सेल और लीवर सेल, वो मतलब ये काफी यूनिक लगता है ना मुझे। ममेलियन सेल 24 आवर्स लग रहा है, लेकिन हम भी क्या है, हम मैमल्स हैं। लिवर सेल को मोर देन 1 ईयर लगता है सेल साइकिल को कंप्लीट करने में। इंटरेस्टिंग है ना। देखिए लिवर सेल, इसको मोर देन अ ईयर। तो सोचिए, मतलब किसी सेल को 8 मिनट लग रहे हैं, किसी को 16 मिनट लग रहे हैं। तो हर जो जितने भी अलग अलग सेल्स हैं, सबको अलग अलग टाइम लग रहा है सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो क्लियर है मेरी बात आप लोगों को। तो अभी हम लोग अब बात करने वाले हैं किसके बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे कि ये टाइमिंग जो है सबको अलग अलग लग रहा है। तो ये टाइमिंग क्यों अलग लग रहा है, ये टाइमिंग लग रहा है अलग जीवन फेज के कारण। जो हमारे सेल साइकिल में, मैं ड्रॉ करता हूं तब और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए सेल साइकिल में एम फेज, इसके बाद ना मतलब ये पोर्शन जीवन फेज होता है। जीवन फेज जो आपने वेरिएशन देखा 19 मिनट्स, 8 मिनट्स, 1 डे, हाँ, मोर देन अ ईयर, ये जो वेरिएशन आ रहा है, ये वेरिएशन ना ये जीवन फेज के कारण आता है। क्यों, जीवन फेज में ऐसा क्या होता है, जीवन फेज में एक्चुअल में सेल का ग्रोथ होता है, सेल मैच्योर होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है उसके बाद वो जाता है किस फेज में है, एस फेज में है, G2 फेज में है, तब जाके वो माइटोसिस में जाता है, फिर डिवीजन होता है। तो जो क्यों, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपको कि क्यों, किस लिए डिवीजन हो रहा है, मतलब डिवीजन का जो टाइम वेरी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो वो जीवन फेज के कारण करता है, क्योंकि उसमें सेल का ग्रोथ होता है, ठीक है। एक्चुअली जीवन जो फेज है वो क्या होता है, वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है ग्रोथ का, मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब अगर सेल साइकिल कंप्लीशन का बात करें तो सबसे जो वेरी करता है टाइम, वो किस कारण से करता है, जीवन के कारण। लेकिन जो G0 है, G0 फेज किसके लिए है, रेस्टिंग के लिए, जो मैंने पहले भी बोला। उसमें क्या होता है, अगर कोई भी सेल उसमें गया तो वो क्या करेगा, रेस्ट हो जाएगा, या परमानेंटली वो सेल साइकिल को छोड़ देता है। जरूरत पड़ने पर वो वापस सेल साइकिल में आ सकता है, नहीं तो वो क्या करता है, मैच्योर होके जस्ट
जब तक वो रहेगा सेल तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, वो अपने आप से 2 और नए सेल को जन्म नहीं देता है। क्लियर है मेरी बात? ये क्वाइसेंट फेज में होता है। और अगर हम एम फेज की बात करें तो एम फेज ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगता है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, उतने में वो अपना एम फेज पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेता है। एम फेज में क्या क्या होता है देखिए, एम फेज में ना पंडित मैट बोल के मैंने ये याद रखा हुआ है। एम फेज का 4 जो ये है 4 डिविजन्स है, मतलब 4 जो फेजेस होते हैं माइटोसिस में। एम फेज में 4 फेजेस हैं, उन चारों फेजेस का मैंने नाम पंडित मैट करके याद रखा है। तो पंडित मैट में क्या है, पहला है प्रोफेज, प्रोफेज। दूसरा क्या है, मेटाफेज। तीसरा है एनाफेज। चौथा है टीलोफेज। ये चारों फेज हैं, किसके फेज हैं, ये चारों एम मतलब माइटोसिस के फेजेस हैं। हाँ, ये जो प्रोसेस है ये 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। हाँ, एम फेज नियरली 1 आवर। ठीक, और बाकी जीवन मैंने बोला उसी के कारण सेल के ग्रोथ में मतलब सेल साइकिल के टाइमिंग में वेरिएशन होता है। हाँ, एम फेज 1 आवर नियरली। अब देखिए परमानेंट क्वाइसेंट फेज में कौन जाता है, एग्जाम्पल इसके ऊपर इवन एम्स का एक क्वेश्चन भी था कि कौन सा ऐसा सेल है जो परमानेंट इसमें जाता है, क्वाइसेंट फेज में चला जाता है। कोई आप लोगों में से बता पाएगा? करेक्ट, इट्स नर्व सेल। नर्व सेल जो है वो किस में जाता है, क्वाइसेंट फेज में जाता है। और वो जाने के बाद वो परमानेंट क्वाइसेंट फेज में जाता है, उसके बाद वो फिर रिप्रोड्यूस नहीं करता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या अब बात करने वाले हैं हम लोग किसके, चेक पॉइंट्स के बारे में। सेल साइकिल में जो चेक पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चेक पॉइंट्स क्या है सेल साइकिल के? देखिए चेक पॉइंट्स में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, चेक पॉइंट्स मतलब उसमें चेकिंग होगी। किस चीज की चेकिंग होगी, ये पॉइंट वाली बात है। ठीक है, अब देखिए चेक पॉइंट्स क्या है, जब कोई सेल है वो G1 ट्रैवल कर रहा है, G1 to S ट्रैवल कर रहा है, सॉरी, G1 to S जब वो ट्रैवल कर रहा है तो सेल का अल्टीमेट एम क्या है, इस सेल साइकिल को पूरा करना, मतलब उसका डिवीजन होना। तो चेक पॉइंट्स क्या करता है, वो चेक करता है, सेल्स को बार बार क्वेश्चन करता है कि भाई तू श्योर है कि तेरे को डिवाइड अपने आप को करना है। चेक पॉइंट्स इस काम में आते हैं। वो उन सेल से पूछता है कि भाई तेरे पास एटीपी है, भाई तेरे पास तूने रेप्लिकेट किया है अपने डीएनए को, भाई तेरे पास बाकी रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है जा तू डिवाइड कर ले। ये काम करता है चेक पॉइंट्स। ठीक है, वो क्या करता है, सेल को बोलता है कि वो चेक करता है, सेल को बोलता है कि हाँ भाई तूने काम किया, हाँ तूने ये काम किया, हाँ तूने ये काम किया, हाँ, ये वो चेक करता है ना। तो चेक पॉइंट्स क्या है, G1S एक चेक पॉइंट है, मतलब जब वो सेल G1 से S में जा रहा होगा। फिर दूसरा चेक पॉइंट है S to G2, जब वो S से G2 में जा रहा होगा। और तीसरा चेक पॉइंट है G2 to M। ठीक है, तीसरा चेक पॉइंट है G2 to M, ये जब वो डिवाइड करने जा रहा होगा, ये आखिरी चेक पॉइंट है। उसके बाद सेल क्या करता है, डिवाइड कर जाता है। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, चेक पॉइंट्स में क्या होता है, पूछते हैं, चेक पॉइंट्स यूजुअली चेक whether the cells has the required material for division or not. क्लियर है मेरी बात? इस पॉइंट को आप लिख लो। चेक पॉइंट्स यूजुअली चेक whether the cells has the required material for division or not. क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस के बारे में मैंने क्या बोला था, G1S G2 ये तीनों किस में आते हैं, इंटरफेस में आते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब देखिए इंटरफेस मतलब 2M फेज के बीच में जो फेज होता है, 2M फेज जो इवेंट है, 2M
फेज का जो इवेंट है उसके बीच में जो इवेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। अब देखिए इंटरफेज में क्या होता है, उसमें सेल ग्रोथ होता है और डीएनए सिंथेसिस होता है। इंटरफेज में क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये होता है इंटरफेज में। और अपना 95% टाइम एक सेल किसमें कटाता है, इंटरफेज में कटाता है। मतलब G1 as G2 95% ऑफ टाइम एक सेल अपना इंटरफेज में कटाता है। ये इवन एक क्वेश्चन है कि 95% ऑफ टाइम एक सेल किस में कटाता है, इंटरफेज, एम फेज, प्रोफेज, ऐसे करके आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए इंटरफेज। क्लियर है? चलिए, तो क्लियर हुआ इंटरफेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ और डीएनए सिंथेसिस। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग पॉइंट लाइन वाइज लिख रहे होंगे। चलिए, तो देखिए इंटरफेज में जैसे क्या क्या और होता है, सेंट्रियोल रेप्लिकेशन, हाँ, एस्टर फॉर्मेशन होता है, फिर क्रोमेटिन रेप्लिकेट होता है। क्या क्या होता है, मैंने अभी और क्या क्या बोला इंटरफेज में, और क्या क्या होता है, सेंट्रियोल रेप्लिकेशन, और एस्टर फॉर्मेशन और क्रोमेटिन रेप्लिकेट होता है, ठीक है, रेप्लिकेट्स। क्लियर? अब देखिए ये भी होता है इंटरफेज में, और जब हम और डिटेल में हर एक फेज के बारे में बात करेंगे तब हम और अच्छे से समझेंगे और क्या क्या होता है। क्लियर? तो हाँ, अच्छा, तो अब जो क्वेश्चन आप पूछ रही हैं वो है सेंट्रियोल और रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो प्लांट में भी होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। एनिमल्स में जो होता है वो डिवीजन कुछ इस प्रकार से होता है, आप मेरे हाथ को नोटिस करिएगा, ये सेल है, सेल ऐसे धीरे धीरे डिवाइड होता है, मतलब ग्रोथ होता है, 2 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं उसमें, और उसके बाद फिर वो ऐसे अलग होता है। लेकिन सेल धीरे धीरे ऐसे करके अलग होता है। ये जो काम है, ये जो हो रहा है, ये जो अलग हुआ, ये कौन कर रहा है? ये सेंट्रियोल के कारण होता है, सेंट्रियोल, एस्टर रेस। हाँ, तो एस्टर फॉर्मेशन, सेंट्रियोल, ये दोनों जो है ना, ये एनिमल्स में होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, क्लियर रखें इस चीज को। सेंट्रियोल रेप्लिकेशन और एस्टर फॉर्मेशन ये एनिमल्स में होता है सिर्फ, ये प्लांट्स में नहीं होता। क्लियर? प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में एक्चुअल में सेल प्लेट फॉर्म होते हैं। हाँ, सेल प्लेट फॉर्म होते हैं और उस प्लेट फॉर्म होने के कारण वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? सेल प्लेट फॉर्म होते हैं क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल्स होते हैं, इसके कारण वहां पर सेल प्लेट फॉर्म होते हैं, उसके बाद वो डिवाइड होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोग सबको क्लियर है? अगर क्लियर है रेज योर हैंड्स। गुड 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 गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले इंटरफेस के बाकी, मतलब 3 फेज जो है उनमें क्या क्या होता है उसके बारे में जल्दी से थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास टाइप था इस चैप्टर का, जिससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाए इस चैप्टर का। क्लियर है? देखिए इंटरफेस के बारे में हमने बात किया, अभी ही बात किया, लेकिन इंटरफेस में क्या क्या आ रहे थे? 3, जल्दी बताओ 3 क्या क्या आ रहे थे? या G1 S G2। अब देखिए G1 फेज को का फुल फॉर्म क्या है? G1, G का मतलब क्या है? गैप 1 फेज। क्लियर है? गैप 1 फेज में क्या होता है? गैप 1 में क्या होता है? सेल ग्रोथ करता है। G1 फेज में सेल का ग्रोथ होता है, वो अपने अंदर का, जैसे सेल अभी डिवाइड हुआ तो सेल अपने अंदर के ऑर्गेनल्स को बनाता है, सेल का ग्रोथ होता है। ठीक है,
ऑर्गेनल्स बनाता है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, ये सब चीज को वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है वो अपने अंदर। क्लियर है मेरी बात? तो जीवन फेज में क्या होता है, सेल अंडरगो मेजर पोर्शन ऑफ ग्रोथ, सेल अंडरगो मेजर पोर्शन ऑफ ग्रोथ। क्लियर है? ये होता है जीवन फेज में। उसमें क्या होता है, सेल जो है वो ग्रोथ फेज में जाता है, मतलब वो क्या करता है, ऑर्गेनेल, मैंने बोला ना, ऑर्गेनेल को बनाता है और अपने आप को मैच्योर करता है सेल। उसके बाद कौन सा फेज आता है, जीवन के बाद सेल जाएगा, जब वो ग्रोथ हो चुका उसका, इसके बाद वो किस में जाएगा, एस फेज में, मतलब सिंथेसिस फेज। क्लियर? अब देखिए, अब वो जाएगा किस में, सिंथेसिस फेज में, एस फेज। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, मतलब एक डीएनए जो है वो दो में बट जाता है। क्लियर? रेप्लिकेशन, एस फेज सिंपली समझो आप लोग, रेप्लिकेट्स डीएनए, यहीं पर रेप्लिकेशन होता है डीएनए का एस फेज में। तो जीवन में क्या हो रहा था, सेल अंडरगो मेजर पोर्शन ऑफ ग्रोथ। एस फेज में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब G2 गैप टू में क्या होगा वो देखते हैं, गैप 2 में क्या होता है वो देखते हैं। क्लियर? गैप 2 फेज, गैप 2 फेज। अच्छा चलिए, गैप 2 फेज में क्या है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, डीएनए से जो क्रोमोसोम्स बने हुए हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और ज्यादा टाइटली कॉइल हो जाते हैं। हाँ, किस चीज का यूज करके, मोटर प्रोटीन का यूज करके। फिर इस फेज में सेंट्रियोल रेप्लिकेट होते हैं, ट्यूब्यूलिन रेप्लिकेट होते हैं। क्लियर? देखिए क्या क्या हो रहा है यहां पर, क्रोमोसोम्स कॉइल होते हैं, क्रोमोसोम्स coil more tightly, coil more tightly using motor protein. मोटर प्रोटीन का यूज करके क्रोमोसोम्स और ज्यादा कॉइल होके अपने आप को टाइटली कॉइल कर लेते हैं। क्लियर? फिर इस फेज में और एक क्या होता है, ये हुआ, इसके बाद और होता है सेंट्रियोल, मतलब जो डिवाइड करेगा सेल को, सेंट्रियोल जो है सेल को डिवाइड करता है दो पार्ट में। तो जो सेंट्रियोल है वो क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। सेंट्रियोल रेप्लिकेट्स, हम क्लियरली बात करेंगे, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम क्लियरली बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ समझना है कि किस किस फेज में क्या क्या रह रहा है, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना है। क्लियर है? और एक क्या है, ट्यूब्यूलिन, ट्यूब्यूलिन क्या हो रहा है, रेप्लिकेट्स। चलिए, तो G2 फेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम और ज्यादा टाइटली कॉइल हो जा रहा है, किसका यूज करके, मोटर प्रोटीन का यूज करके। उसके बाद सेंट्रियोल क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, ट्यूब्यूलिन रेप्लिकेट हो रहा है। वापस से एक बार रिवीजन करते हैं, G1 फेज में क्या हो रहा था, सेल का ग्रोथ हो रहा था और ज्यादा वो बढ़ जा रहा था। क्लियर है? एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। G2 फेज में क्या हो रहा है, G2 फेज में जो क्रोमोसोम है वो और ज्यादा टाइटली कॉइल हो जा रहा है, और किसका यूज करके वो कॉइल हो रहा है, मोटर प्रोटीन का। उसके बाद सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, और ट्यूब्यूलिन रेप्लिकेट हो रहा है। चलिए, तो आज की क्लास का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है? तो हाँ प्लीज, अच्छा, तो रिया की तरफ से ये आया, मतलब रिक्वेस्ट आया हुआ है कि सर इस वीडियो को आप YouTube पर पोस्ट करें, बहुत लोगों ने नहीं देखा हुआ है। तो कितने लोग राजी हैं इस बात के लिए, हैंड रेज करें।
ओके, तो देखिए आज तो नहीं, कुछ दिनों में हम ये इस वीडियो को ज़रूर अपलोड कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आगे कोई भी वीडियो चाहिए हो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, DM कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।